हमने एक पाठ पढ़ लिया है बच्चन सिंह की के साहित्य के इतिहास साहित्य से। एक सेकंड में माइक चालू करना भूल गई। हाँ जी, हम एक पाठ को पढ़ चुके हैं बच्चन सिंह की पूरी किताब का। यहाँ पर जो कथन उन्होंने कहे हैं किसी भी काल को लेकर या किसी कवि के बारे में, तो वो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। एक पाठ हमारा पूरा हो चुका है। हमने पहले पढ़ा था आदिकाल से रीतिकाल तक, और आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं भारतेंदु युग से अब तक के जो भी कथन हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये काफ़ी पसंद आ जाएगा, आएगी और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल भी रहेगी। क्या हो गया भाई? एक सेकंड। ओके, हाँ जी, चलिए। तो यहाँ पर आज हम करने वाले हैं शुरू भारतेंदु युग से। और भारतेंदु युग में सबसे पहला हमारा जो कथन आता है वो है, जिस तरह भक्ति आंदोलन के बारे में प्रश्न उठाया जाता है। बच्चन सिंह जी कह रहे हैं कि जिस तरह से भक्ति आंदोलन के बारे में प्रश्न उठाया जाता है कि यदि मुसलमान नहीं आए होते तो भक्ति आंदोलन की लहर ही नहीं उठती, उसी प्रकार ये भी कहा जाता है कि यदि अंग्रेज ना आए होते तो आधुनिक काल नहीं आता। ऐतिहासिक प्रक्रिया के तहत उसे आना ही था। ऐतिहासिक प्रक्रिया की, यानी कि आप जानते हैं जो इतिहास है वो हमेशा बदलता ही रहता है, और इतिहास बदलने के दौरान मतलब कुछ ना कुछ हमेशा जो समय है ना, समय बदलने के साथ साथ हमारी जो आदतें हैं वो भी बदलती हैं। हमारी सारी चीज़ें मतलब धीरे 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 सब कुछ बदलता ही है। तो इसीलिए आधुनिक काल भी आता, भक्ति काल भी आता, सब कुछ होता है ना। तो ये बच्चन सिंह जी कह रहे हैं। आगे कहते हैं कि ग्रियर्सन खड़ी बोली को किसी की मातृभाषा नहीं स्वीकार करता है। ठीक है, जो ग्रियर्सन साहब हैं वो खड़ी बोली को किसी की मातृभाषा नहीं मानते। ग्रियर्सन का मानस भी तो उपनिवेशवादियों का ही मानस था। बच्चन सिंह जी ये कह रहे हैं कि ग्रियर्सन ने इसलिए खड़ी बोली को मातृभाषा नहीं माना क्योंकि उनका जो दिल था है ना, वो भी किसका था, उनके अंदर भी तो खून उपनिवेशवादियों यानी कि अंग्रेजों का ही था, है ना। वो भी तो एक अंग्रेज ही थे। उसे इतना तो मालूम ही था कि भाषा का आविष्कार नहीं होता है, मतलब वो ये तो जानता था कि भाषा का आविष्कार नहीं होता, कोई बोली ही विकसित होकर भाषा का रूप धारण करती है। यानी कि कोई बोली पहले से जो चली आ रही है वो धीरे 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 मानक भाषा बन जाती है, साहित्य की भाषा बन जाती है। ठीक है, और वही क्या बन जाती है, उसे ही हम भाषा कहने लगते हैं। आगे है लल्लू लाल जी लाल के प्रेम सागर जो रचनाएं आप जानते हैं लल्लू लाल जी की है। और लल्लू लाल जी 1800 ईस्वी में जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी उसके भाषा मुंशी रहे थे। ठीक है, इनकी भाषा कथा वार्ता के अनुरूप है। प्रेम सागर की जो भाषा है वो कैसी है, कथा वार्ता के अनुरूप है। इसके शब्द रूप अनिश्चित हैं, भाषा ब्रजी रंजित है, शैली पंडिताऊ है। सदल मिश्र का जो नासिक हितोपाख्यान नामक रचना है उस पर ब्रजी और भोजपुरी का प्रभाव है, किंतु सीधे संस्कृत से अनुदित होने के कारण हिंदी की प्रकृति के क्या है, अनुरूप है। क्योंकि लल्लू लाल जी ने, अगर हम आधुनिक युग की बात करें तो आधुनिक साहित्य में गद्य रचना की जो गद्य में खड़ी बोली की जो शुरुआत की थी ना, तो लल्लू लाल जी ने की थी। ठीक है, 1800 ईस्वी में इन्होंने रचना लिखी थी प्रेम सागर। आगे कहते हैं चंद छंद। आज मैं थोड़ा सा स्लो बोलने की कोशिश कर रही हूँ, हालांकि मेरी जो हैबिट है ना वो थोड़ा सा जल्दी चलने की है हर चीज़ में ही, है ना। और लेकिन 2-3 कमेंट मुझे मिले हैं कि मैम आप थोड़ा फास्ट पढ़ाती हैं, स्पीड ज़्यादा रहती है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ स्पीड को मतलब नॉर्मल करने की। आप एक बार मुझे बता दीजिए आज की स्पीड आपको कैसी लगी, फिर आगे ध्यान रखूँगी। ठीक है, चंद छंद वर्णन की महिमा। आप जानते हैं ये गंग कवि की रचना है, अकबर कालीन मानी जाती है। ये भी एक गद्य रचना है। वस्तुतः यह एक जाली ग्रंथ है। बच्चन जी ने इसे क्या माना है, जाली ग्रंथ बताया है। यह पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक सिद्ध करने के लिए लिखा गया था। आगे है खड़ी बोली गद्य फोर्ट विलियम कॉलेज का चमत्कार नहीं है। ठीक है, खड़ी बोली गद्य में जो रचनाएं करने लगे थे खड़ी बोली में, वो फोर्ट विलियम कॉलेज का चमत्कार नहीं है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में कोलकाता में हुई थी, आप जानते होंगे। और इसके जो भाषा डिपार्टमेंट के जो प्राचार्य उस वक्त बने थे, जिनको प्रिंसिपल बोलते हैं, वो कौन थे, तो जॉन गिलक्राइस्ट थे। और उस समय जो गवर्नर था वो लॉर्ड वेलेजली थे, है ना। ये भी आप याद रख लेना, हम लॉर्ड क्यों ही कहें उनको, वेलेजली थे, इतना याद रखना। बल्कि इसकी परंपरा पहले से ही चली आ रही है। खड़ी बोली गद्य फोर्ट विलियम कॉलेज का चमत्कार नहीं है, ये कथन याद रखना।
आगे कहते हैं बच्चन जी, सच तो यह है कि आरंभिक हिंदी को रूप देने का श्रेय इन 4 गद्यकार को है। और 4 कौन कौन से हैं? सदा सुखलाल, इंशा अल्लाह खान, सदल मिश्र और लल्लू लाल जी। ठीक है, इन चारों का नाम यहाँ पर बताया है। आगे कहते हैं कि राजा ने उस विरोधी परिस्थिति में हिंदी की रक्षा का जो प्रयास किया, राजा का अर्थ है यहाँ पर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, शायद कुछ बच्चे समझ गए हों, शायद नहीं समझे हों। तो राजा का अर्थ है, राजा की उपाधि शिव प्रसाद सितारे हिंद को दी गई थी। और वह इतिहास में क्या रहेगा? चिर स्मरणीय रहेगा। चिर स्मरणीय का अर्थ है बहुत लंबे समय तक उसे याद किया जाएगा। आगे कहते हैं कि लगता है शुक्ल जी ने काल चक्र देखा नहीं था। ठीक है, लगता है कि शुक्ल जी ने काल चक्र नहीं देखा था। काल चक्र नामक जो पुस्तक है ये 1873 ईस्वी में लिखी थी। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। ठीक है, और उसमें उन्होंने कहा था कि हिंदी नई चाल में ढली 1873 में। ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन यह पुस्तक नहीं है। बच्चन जी क्या कहते हैं कि शुक्ल जी ने लगता है कि कालचक्र पुस्तक को देखा ही नहीं था। यह पुस्तक नहीं है बल्कि विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं के कालांकन की सूची है। भारतेंदु ने हिंदी नई चाल में ढली लिखा है इस पुस्तक के अंदर, ना कि हिंदी नई चाल में ढली। ठीक है, नई चाल में ढली, इसमें दोनों में अंतर देखना। यहाँ पर शुक्ल जी ने लिख दिया था कि हिंदी नई चाल में ढली इसके लिए, लेकिन बच्चन जी इसको करेक्ट करते हुए लिखते हैं कि भारतेंदु ने लिखा था कि हिंदी नए चाल में, नए यहाँ पर नई चाल में ढली। ठीक है, तो ये दोनों को ध्यान रखना। चंद्रिका का प्रकाशन वर्ष है 1874 ईस्वी और 1873 नहीं है। ठीक है, शुक्ल जी ने 1874 बताया था। चंद्रिका का प्रकाशन वर्ष हरिश्चंद्र चंद्रिका नामक जो पत्रिका निकाली थी भारतेंदु जी ने, लेकिन बच्चन जी उसे क्या कहते हैं कि 1874 है उसका प्रकाशन वर्ष, 1873 नहीं है। अतः भारतेंदु की दृष्टि में हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन वर्ष ही हिंदी के नए रूप में ढलने का वर्ष है। ठीक है, नए रूप में ढली थी। आगे हैं भारतेंदु तथा उनके मंडल के लेखकों की भाषा में जो सजीवता, स्वच्छंदता और उमंग पाई जाती है वह पूर्ववर्ती गद्य लेखकों में नहीं मिलती है। पूर्ववर्ती यानी कि इनसे पहले के, ठीक है, इनसे पहले के जो लेखक हुए थे उनमें ये सजीवता, स्वच्छंदता नहीं मिलती जो कि भारतेंदु मंडल के लेखकों में मिलती है। आगे कहते हैं बच्चन जी, हिंदी निबंधों को ठेठ हिंदी का ठाठ कहा जा सकता है। ठीक है, हिंदी निबंधों को क्या कहते हैं? ठेठ हिंदी का ठाठ कहा जा सकता है। ठेठ हिंदी का ठाठ वैसे ये उपन्यास है अयोध्या सिंह उपाध्याय का भी। ठीक है, आगे है भारतेंदु की सहानुभूति केशव के साथ थी। ठीक है, भारतेंदु की जो सहानुभूति थी वो किसके साथ थी? केशव दास के साथ थी। वे सभी धर्मों और संस्कृतियों के मेल जोल से राष्ट्रीय जागरण और एकता पैदा करना चाहते थे। आगे कहते हैं भट्ट जी और प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु मंडल के सबसे अधिक चमकदार नक्षत्र थे। ठीक है, भट्ट जी यानी कि बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र दोनों भारतेंदु मंडल के सबसे अधिक चमकदार नक्षत्र बताए हैं किसने? बच्चन जी ने। आगे देखते हैं भट्ट जी ने 1872 में हिंदी प्रदीप का संपादन आरंभ किया था। प्रत्येक प्रकार की कठिनाई झेलते हुए भी वे इसे 33 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 33 वर्षों तक निकालते रहे थे। किसको? हिंदी प्रदीप नामक जो पत्रिका है वो 33 वर्षों तक इसे निकालते रहे, बहुत सारी कठिनाइयों के बावजूद भी। और इस पत्र के मुख पृष्ठ पर छपा रहता था, शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट हैं आनंद भरे। ये पंक्ति हिंदी प्रदीप के पत्र के मुख पृष्ठ यानी कि जो फ्रंट का पेज होता है उस पर ये पंक्तियाँ लिखी रहती थी। आगे कहते हैं बच्चन जी, वे एक और व्यंग्य विनोदपूर्ण निबंध लिखते थे और दूसरी ओर विचार प्रधान मनोवैज्ञानिक निबंध भी लिखते थे। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट के लिए बात हो रही है। आगे कहते हैं कि प्रताप नारायण मिश्र में गांव की सरलता और मस्ती थी। वे पूरे तौर पर स्वच्छंद थे। भारतेंदु के प्रति उनके मन में बहुत ही आदर था। आगे कहते हैं खड़ी बोली में जो पहला हिंदी नाटक लिखा गया था वह राजा लक्ष्मण सिंह का शकुंतला नाटक है। ठीक है, राजा लक्ष्मण सिंह का कौन सा है? शकुंतला नाटक को बताया है बच्चन जी ने। आगे कहते हैं कि यह दुखांत ना हो करके सुखांत ठहरता है। ठीक है, शकुंतला नाटक दुखांत नहीं है बल्कि सुखांत है। इसका जो अंत है वो सुख भरा है, क्योंकि बाद में जो शकुंतला है वो अपने पति दुष्यंत से मिल जाती है, लेकिन बीच में वो उसे भूल जाता है और वो बेचारी दर दर भटकती रहती है, लेकिन बाद में वो उसे फिर लेवा ले जाता है क्योंकि उसे सब कुछ याद आ जाता है। अगर इस कहानी को कभी नहीं पढ़ा है तो कहीं पढ़ लेना। ठीक है, यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है। शकुंतला नाटक को पहला राजनीतिक नाटक बताया है किसने? वैसे ये शकुंतला है,
ये शकुंतला नाटक है किसका? राजा लक्ष्मण सिंह का। ये खड़ी बोली में पहला हिंदी नाटक लिखा गया था और यह दुखांत ना होकर के सुखांत ठहरता है। ये हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक बताया है। भारतेंदु का सबसे अधिक महत्वपूर्ण नाटक कौन सा है? तो अंधेर नगरी है। अंधेर नगरी आप जानते हैं 1881 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यदि भारत दुर्दशा पहला राजनीतिक नाटक है तो अंधेर नगरी पहला आधुनिक नाटक है। याद रखना बच्चन जी क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के दोनों ही नाटक। इसको पहला राजनीतिक नाटक माना जाता है भारत दुर्दशा को। तो अंधेर नगरी को पहला आधुनिक नाटक कौन मानते हैं? ये बच्चन साहब मानते हैं। आगे कहते हैं कि भारत दुर्दशा का रूप बिंब है क्रूर, आधा किस्तानी आधा मुसलमानी और हाथ में नंगी तलवार लिए। आगे है प्रेमचंद के आदर्शोन्मुख यथार्थ की गंगा की गोमुखी यही है। कौन सा? प्रेम परीक्षा गुरु। ठीक है, गोमुखी यही है, यानी कि आदर्शोन्मुख जो यथार्थवाद पर उपन्यास लिखे थे प्रेमचंद जी ने, उनके गंगा यानी कि उन्होंने जो उपन्यास लिखे थे उनका स्रोत यहीं से निकलता है, परीक्षा गुरु। ठीक है, जैसे गंगा गोमुख नामक स्थान से निकलती है, वैसे परीक्षा गुरु से उन्होंने प्रेरणा ली है, ये बच्चन साहब का कहना है। आगे कहते हैं कि वास्तविक आलोचना का समारंभ बालकृष्ण भट्ट के निबंधों से होता है। भट्ट जी हिंदी के पहले आलोचक हैं। ठीक है, भट्ट जी को हिंदी का पहला आलोचक मानते हैं और संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई उनकी आलोचना पहली आलोचना है। ठीक है, संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई उनकी आलोचना क्या है? पहली आलोचना है। आगे कहते हैं कि भट्ट जी का दृष्टिकोण आधुनिक है तो प्रेमघन का पुरातन और पिटा हुआ है। ठीक है, भट्ट जी का जो दृष्टिकोण है वो कैसा है? आधुनिक है। तो प्रेमघन का पुरातन और पिटा हुआ है। फिर भी उनकी दृष्टि समसामयिक विषयों पर अधिक जमी है। एक प्रकार से वे भारतेंदु के क्या थे? अनुकर्ता थे। ठीक है, फिर भी उनकी जो दृष्टि है वो समसामयिक विषयों पर अधिक जमी हुई है और एक प्रकार से वे भारतेंदु के अनुकर्ता थे, ये बच्चन सिंह का कहना है। आगे है सरस्वती पत्रिका में समसामयिकता के प्रति अधिक आग्रह है, पर भारतेंदु के गद्य में जो जिंदा दिली, सरसता, हंसमुखता और व्यंग्य है वह सरस्वती में प्रकाशित गद्य में कहाँ है ना। दोनों का क्या करते हैं यहाँ पर तुलना कर रहे हैं बच्चन जी, इसको जरा ध्यान रख लेना। देखिए एक एक लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है, ये तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि भाई इसको आप याद रखिए इसको मत रखिए, क्योंकि सब इम्पोर्टेंट है। ये बात आप जानते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वही मैं आपके लिए खोज कर लेके आ रही हूँ, ताकि कम से कम हाँ कुछ बच्चे के ये आकर के कहें कि मैम आपसे हमें बहुत हेल्प मिली और आपने मतलब हमारी जॉब लग गई है ना। बस यही मैं सुनना चाहती हूँ, बाकी कोई और उद्देश्य नहीं है। बाकी आप लाइक सब्सक्राइब और जो कुछ करना चाहें तो मन करे तो कर ही लेना, वैसे कहने से कोई करता नहीं है ना। गद्य पद्य की भाषा खड़ी बोली हो गई, इसका श्रेय द्विवेदी जी को ही है। यानी कि पहले जो गद्य के केवल मतलब गद्य को ही थोड़ा बहुत भारतेंदु काल में लिखा जा रहा था, है ना, नाटक वगैरह को खड़ी बोली में। लेकिन द्विवेदी जी को तो आप जानते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी को पूरा श्रेय जाता है कि उन्होंने खड़ी ब्रज भाषा को सिंहासन से उतार कर, ये कहा भी गया है, उसको खड़ी बोली को उस पर बिठा दिया। यानी कि अब गद्य और पद्य दोनों ही खड़ी बोली में लिखे जाने लगे थे। लेकिन एक जगन्नाथ दास पद्माकर जी द्विवेदी काल के एक ऐसे कवि थे जिन्होंने लास्ट तक किसमें किया था? ब्रज भाषा में ही लिखते रहे थे। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतेंदु मंडल के लोगों ने खड़ी बोली में जो पद्य रचनाएं की थी उनमें ब्रज भाषा का मिश्रण तो था ही, संज्ञाओं और क्रियापदों के रूप भी विकृत थे। विभक्तियां हटाने के लिए संधियों का रूप भी बिगाड़ दिया गया था। यानी कि भारतेंदु मंडल के लोगों ने खड़ी बोली जो लिखी थी ना, वो उस वक्त इतनी मतलब अच्छी साहित्यिक बोली नहीं बन पाई थी, भाषा नहीं बन पाई थी, उसमें बहुत सारी गलतियां थी, है ना। विभक्तियां वगैरह भी हटा दिया गई थी, संधि वगैरह रूप उसमें बिगड़ गया था कहीं ना कहीं, लेकिन उसे बाद में सुधारने का काम किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। आगे कहते हैं गुप्त जी का अर्थ है यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, गुप्त जी का अर्थ है यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त महावीर प्रसाद द्विवेदी की निर्मिति थे। गांव की सरलता, निश्चलता और कर्मठता कि वे सजीव मूर्ति थे, ठीक अपने काव्य गुरु द्विवेदी जी की तरह। यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के जो गुरु थे वो किसको मानते थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को मानते थे अपने काव्य गुरु। ये ध्यान रखना, वे काव्य में रस, अनुभव, काव्य गुण, छंद के ठीक निर्वाह के आग्रही हैं। उनका श्रृंगार रस, दाम्पत्य प्रेम की लक्ष्मण रेखा नहीं लांघता है।
आगे कहते हैं कि गुप्त जी यानी कि मैथिली शरण गुप्त जिस संधि स्थल पर खड़े थे वहाँ आर्यत्व के प्रति मोह अस्वाभाविक नहीं है। उनका विचार गांधीवाद से प्रभावित थे। किसका? मैथिली शरण गुप्त की बात हो रही है। उनका विचार गांधीवाद से प्रभावित था। गांधी जी के न्यासवादी सिद्धांत में उनकी गहरी आस्था थी। दूसरी ओर वे राज्यहीन समाज की यूटोपिया भी प्रस्तुत करते हैं। आगे कहते हैं गुप्त जी की नारियों में उर्मिला का चरित्र चित्रण सबसे अधिक निष्प्रभ और ठंडा है ना। गुप्त जी ने मैथिली शरण गुप्त ने जिन नारियों को पात्र बना करके पात्रों के माध्यम से अपनी रचनाएं लिखी हैं उन सब में सबसे निष्प्रभ है ना, निर्जीव और ठंडा जो चरित्र चित्रण है ना वो उर्मिला का किया गया है। ये बच्चन जी का मानना है। वो कहते हैं कि रोने के अतिरिक्त उर्मिला को कोई और काम ही नहीं है। महात्मा गांधी ने भी यही कहा था कि उर्मिला को इतना अधिक ना रुलाया जाता तो अच्छा था। ठीक है, यहाँ पर मतलब बच्चन जी क्या कह रहे हैं कि ये महात्मा गांधी ने कहा था कि गुप्त जी ने मैथिली शरण गुप्त जी ने कुछ ज़्यादा ही रुला दिया उर्मिला को, है ना, इतना नहीं रुलाना चाहिए तो शोभा नहीं देता है। आगे उन्होंने अपने को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। मैथिली शरण गुप्त ने अपने को कौटुंबिक कवि मात्र कहा था। दलित नारियों की जब उन्हें राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी गई थी उनके भारत भारती के आधार पर, महात्मा गांधी ने ही दी थी, है ना, तो उन्होंने अपने आप को क्या कहा था कि मैं तो केवल एक कौटुंबिक कवि मात्र हूँ। ठीक है, दलित नारियों की ओर से गुप्त जी पुरुष वर्ग से सहानुभूति की भीख नहीं मांगते बल्कि पुरुष को विगलित कर देने वाली करुणा की सृष्टि करते हैं। आगे है जिस प्रकार उनके गुरु ने यानी कि गुप्त जी के गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी तरह उन्होंने खड़ी बोली पद्य की प्रकृति को सुरक्षित रखते हुए उसकी भाषा को संस्कार दिया। द्विवेदी जी के संरक्षण में उन्होंने एक मैत्री निर्मित की है। ठीक है, द्विवेदी जी के संरक्षण में क्या किया उन्होंने? एक मैत्री निर्मित की है, मित्रता निर्मित की है। आगे है पद्माकर। पद्माकर ही केवल वो जगन्नाथ दास रत्नाकर नहीं बल्कि पद्माकर ही हैं, है ना। पद्माकर हैं जो ब्रज भाषा में लिख रहे थे लास्ट तक। ठीक है, और पद्माकर के ये दोनों नाम ऐसे हैं ना, कभी कभी इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है। पद्माकर के उद्धव शतक का आकर्षण अब भी बना हुआ है। ठीक है, पद्माकर के उद्धव शतक का आकर्षण अब भी बना हुआ है। उन्होंने विषय वस्तु भक्ति काल से सूरदास से ली है। छंद और शिल्प कहाँ से लिए हैं? तो रीति काल से लिए हैं। ये पद्माकर के बारे में कहा गया है। उद्धव शतक की टेक्निक और कसावट सतसई से ली गई है। ठीक है, उद्धव शतक की जो टेक्निक है वो कहाँ से ली गई है? सतसई से, बिहारी सतसई से ली गई है। इसके माध्यम से उन्होंने श्रृंगार ही नहीं भक्ति, प्रेम और करुणा को भी साकार किया है। आगे कहते हैं कि वे ठेठ ब्रज भाषा के कवि थे। पद्माकर थे। पद्माकर ने सबने खड़ी बोली में लिखना शुरू कर दिया था। जो लोग पहले ब्रज भाषा में लिख रहे थे उन्होंने भी क्या किया था, बाद में खड़ी बोली में लिखना शुरू कर दिया था महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से। लेकिन पद्माकर एक ऐसे कवि थे द्विवेदी युग के जिन्होंने लास्ट तक केवल और केवल ब्रज भाषा को ही बनाए रखा और खड़ी बोली की उन्होंने एक आध जगह मतलब बढ़ चढ़ के तारीफ भी की है, मतलब उसको अच्छा नहीं बताया है अपनी दृष्टि में। आगे कहते हैं उनकी कविता में, ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ पहले, है ना। उनकी कविता में किसानी सहजता, गांधीवादी सात्विकता, देश प्रेम तथा प्राकृतिक सौंदर्य का स्वाभाविक मिश्रण हो गया है। राम नरेश त्रिपाठी के मिलन में विदेशी शासन से देशोद्धार, पथिक में उपनिवेशवाद के एक तंत्र से मुक्ति तथा स्वप्न में ये मिलन, पथिक और स्वप्न तीनों ही क्या है? राम नरेश त्रिपाठी जी की रचनाएं हैं। और इन तीनों के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि स्वप्न में विदेशी आक्रमणकारियों से सुरक्षा का भाव व्यंजित है। इन समस्याओं को बोलचाल की प्रवाह युक्त भाषा में पहले त्रिपाठी जी ने ही उठाया था। श्याम सुंदर दास के बारे में कहते हैं कि श्याम सुंदर दास अकादमीय साहित्यकार थे। जिस प्रकार भारतेंदु ने हिंदी गद्य का परिष्कार किया था, उसे शैली दी थी, जिस प्रकार महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा को व्याकरणिक संस्कार दिया, उसी प्रकार श्याम सुंदर दास ने हिंदी साहित्य को अनुसंधान, प्राचीन ग्रंथों की खोज, कोश निर्माण, संपादन की ओर उन्मुख किया था। ठीक है, हिंदी साहित्य को। नागरी प्रचारणी सभा के 3 संस्थापकों में वे एक थे, ये भी याद रखना। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में हुई थी और एक पत्रिका निकलती थी नागरी प्रचारणी पत्रिका, वो 1896 से निकली थी, ये भी याद रखना पॉइंट। ठीक है, श्याम सुंदर दास को व्यापक अर्थ में रामचंद्र शुक्ल और नंद दुलारे वाजपेयी के निर्माण का भी श्रेय जाता है। आगे कहते हैं बाल मुकुंद गुप्त के बारे में क्या कहते हैं? इनका जन्म माना है 1865 से 1907। गुप्त जी महावीर प्रसाद द्विवेदी के समसामयिक थे। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का भी लगभग यही समय रहा है।
द्विवेदी जी साहित्यिक पत्र के संपादक थे, तो गुप्त जी समाचार पत्र के संपादक थे, ठीक है। पर उनकी भाषा पर, पत्रकारिता की भाषा ने जो धार चढ़ाई वह अप्रीतम है। बाल मुकुंद गुप्त के बारे में कह रहे हैं, द्विवेदी जी के समसामयिक होते हुए भी वे उनके इतिवृत्तात्मक प्रभाव मंडल से अस्पृश्य थे। अस्पृश्य यानी कि कहीं ना कहीं टच में थे, ठीक है। अस्पृश्य, छुआछूत बोलते हैं ना इसको। व्याकरणिक शुद्धता में द्विवेदी जी से 20 ही ठहरते थे। व्याकरणिक शुद्धता में द्विवेदी जी से 20 ही ठहरते थे। और द्विवेदी जी ने ये कहा भी था कि अगर कोई शुद्ध हिंदी लिख रहा था तो वो केवल एक बाल मुकुंद गुप्त जी हैं, उनकी हिंदी सबसे शुद्ध है। ये एक कथन भी मिलता है महावीर प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है। अनस्थिरता शब्द को लेकर द्विवेदी जी और गुप्त जी में छिड़ने वाले विवाद से ये सिद्ध होता है भाषा की सरसता और चुटीले व्यंग्य की कला में उनकी अद्वितीयता का क्या कहना। व्यंग्यात्मक गद्य लिखने में उनकी तुलना केवल निराला के गद्य से ही की जा सकती है, ये बच्चन सिंह का कहना है। तो इन पंक्तियों को याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा की सरसता और चुटीले व्यंग्य तो आप जानते हैं, इन्होंने बाल मुकुंद के चिट्ठे जो नाम से लिखे थे उनमें कितना कुछ व्यंग्य इन्होंने किया था उस समय के कर्जन साहब पर या फिर मिंटो पर और उन पर, ठीक है। कितनी विडंबना है कि जिस समय सरस्वती शैली के लेखक और स्वयं सरस्वती के संपादक लॉर्ड कर्जन और अंग्रेजी राज्य का गुना अनुवाद कर रहे थे, उसी समय गुप्त जी दोनों पर चोट करते हुए उनकी धज्जियाँ उड़ा रहे थे, है ना। यानी कि सरस्वती के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी और सरस्वती शैली के जो लेखक थे वो सब क्या कर रहे थे, कर्जन और अंग्रेजी राज्य का गुणगान गा रहे थे। उसी समय गुप्त जी क्या कर रहे थे, दोनों पर चोट करते जा रहे थे। वे हर प्रकार के अन्याय के विरुद्ध थे, चाहे वह राजनीति को चाहे फिर साहित्य को। आगे कहते हैं गोविंद नारायण मिश्र के बारे में बच्चन सिंह का क्या मानना है। इनका जन्म हुआ था 1859 से 1926 ईस्वी में, है ना। 1859 में हमारे एक श्रीधर पाठक का भी जन्म होता है जो स्वतंत्रवाद के कवि हैं द्विवेदी युग के, है ना। थोड़ा याद आ गया तो आपको बोल दिया, है ना। मैं ऐसे ही हमेशा याद रखती हूँ चीज़ों को कि एक दूसरे से आप रिलेट करके पढ़ा करो, आपको भी चीज़ें याद हो जाएंगी, है ना। किस किस का जन्म कहाँ कब, एक ही वर्ष में किस किस का जन्म हुआ है, इनको सबको एक जगह लिख लीजिए, है ना। कहीं कहीं क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, हम इसी तरह से अपनी पढ़ाई करते थे, ठीक है। तो गोविंद नारायण मिश्र जी लेखक से पहले वैयाकरण है। गोविंद नारायण मिश्र के बारे में बच्चन जी कहते हैं कि मिश्र जी लेखक से पहले क्या है, एक वैयाकरण है। वैयाकरण यानी कि उन्होंने व्याकरण लिखा है। प्राकृत विचार में भाषा के उद्भव और विकास पर विचार तथा विभक्ति विचार में विभक्तियों का व्याकरणिक विवेचन उन्होंने किया है। तो प्राकृत विचार और विभक्ति विचार नामक 2 रचनाएं मिलती हैं गोविंद नारायण मिश्र जी की। आगे कहते हैं कि संस्कृत के उद्भट विद्वान होने के अतिरिक्त ये क्या थे, गोविंद नारायण मिश्र जी संस्कृत के भी बहुत अच्छे विद्वान थे। और विद्वान होने के अलावा वे श्रेष्ठ भाषाविद, अनुसंधाता, कवि, कहानीकार और निबंध लेखक भी थे। पंडिताई और सहृदयता का जो विरल संयोग उनमें दिखाई पड़ता है वह आगे चलकर हजारी प्रसाद द्विवेदी में देखा गया है। आगे वे एक और, है ना, अभी इन्हीं के बारे में बातें कर रहे हैं। वे एक और अशोक की धर्म लिपियों का संपादन करते हैं, दीदारगंज की मूर्तियों का पुरातात्विक विश्लेषण करते हैं, पुरानी हिंदी नामक निबंध माला लिखकर अपभ्रंश की विशेषता, पुरानी हिंदी नाम से भी इन्होंने एक निबंध लिखा था, निबंध माला लिखकर अपभ्रंश की विशेषताओं का विद्वतापूर्ण उद्घाटन करते हैं। तो दूसरी तरफ काशी, जय जमुना जी मैया जी, कछुआ धर्म, मारेसी मोही कुंठाव जैसे व्यक्तित्व व्यंजक निबंध भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये पुरानी हिंदी तभी मुझे लग रहा था ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में कहा गया है, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में ये जो कथन है वो कहा गया है। आप लिखा नहीं है, आप लेकिन लिख लेना, क्योंकि डायरेक्ट उन्होंने ऐसे ही लिख दिया है ना। ये जरा याद रखना है, चंद्रधर के बारे में बात हो रही है। इन निबंधों की 3 विशेषताएं हैं, जिंदादिली, संदर्भन कला और चोट करने की व्यंग्यात्मक क्षमता। भारतेंदु के निबंधों में जो जिंदादिली मिलती है वह यहाँ थोड़ी सी संयमित हो जाती है। निबंधों के बीच में जो ऐतिहासिक और मिथकीय संदर्भ ले आए जाते हैं वे उनके पांडित्य और प्रगतिशील मूल्य दृष्टि के परिचायक हैं। संदर्भन कला का कविता में सार्थक प्रयोग तुलसीदास ने किया है और निबंधों में गुलेरी जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। नेक्स्ट यहाँ पर कहते हैं कि इस काल की आलोचना में 2 प्रवृत्तियाँ दिखाई पड़ती हैं। इस काल की आलोचना में क्या पड़ती हैं? 2 प्रकार की प्रवृत्तियाँ दिखाई पड़ती हैं, रीतिवादी और उपयोगितावादी, ठीक है।
रीतिवादी और उपयोगितावादी की बात करते हैं। आगे कहते हैं कि इस काल के दूसरे महत्वपूर्ण आलोचक हैं कौन? बद्री नारायण भट्ट, है ना, बद्री नारायण भट्ट। उनका कहना है कि पुरानी लकीर पीटने से काम नहीं चलेगा और ना ही रूढ़िवादी ब्रजभाषा की बूढ़ी गाय से। ठीक है, ना तो ब्रजभाषा से केवल काम चलेगा और ना ही पुरानी लकीर पीटने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, बद्रीनाथ भट्ट का ये याद रखना। आगे हिंदी साहित्य के इतिहास में दो काल ऐसे हैं जो किसी भी अन्य साहित्य के इतिहास में नहीं मिलेंगे। इतिहास चाहे भारतीय साहित्यों का हो या भारतीयतर साहित्यों का, वे काल हैं रीति काल और छायावाद। ठीक है, दो कालों को इन्होंने क्या बताया है? ऐसा बताया है कि जो कहीं और नहीं मिलेंगे, किसी भी साहित्य में नहीं मिलेंगे। रीति काल का तो फिर भी एक अर्थ है, वह एक प्रणाली है और दृष्टिकोण है, लेकिन छायावाद का तो स्वयं में कोई अर्थ है ही नहीं। आधुनिक साहित्य का इतिहास लिखते समय यह बाधक सिद्ध होता है। आधुनिक साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? बच्चन साहब ने लिखा है। कहते हैं कि लिखते समय बाधक सिद्ध होता है ना, इसमें बाधा पड़ती है। कविताओं के लिए छायावादी काव्य कह दिया जाता है, पर उसी कालखंड में लिखे गए गद्य को छायावादी गद्य नहीं कहा जा सकता है ना। आगे कहते हैं कि इस समय के साहित्य को केवल एक नाम दिया जा सकता है, वो है स्वच्छंदतावाद। इस काल को स्वच्छंदतावाद युग कहने से दो समस्याएं हल हो जाती हैं। एक तो तत्कालीन गद्य पद्य को एक ही शीर्षक के अंतर्गत अधिक सार्थक ढंग से विवेचित किया जा सकता है। दूसरे यह कि यह अन्य भारतीय साहित्यों और भारतीयतर साहित्यों के स्वच्छंदतावादी आंदोलनों से जुड़ जाता है। आगे कहते हैं कि यदि कांग्रेस आंदोलन की शब्दावली लें तो कहा जा सकता है कि द्विवेदी युग के कवि लेखक मॉडरेट और स्वच्छंदतावाद यानी कि छायावाद के लेखक राष्ट्रवादी थे। अपनी तलस्पर्शी साहित्यिक प्रतिभा के बावजूद शुक्ल जी क्या थे? मॉडरेट ही थे, है ना। शुक्ल जी को मॉडरेट यहाँ पर कहा जा रहा है। आगे कहते हैं कि आंसू जयशंकर प्रसाद की काव्य रचना है। आंसू के प्रथम संस्करण इनका प्रकाशित हुआ था 1925 में। आंसू के प्रथम संस्करण में आत्मसंकोच है, तो द्वितीय में आत्म प्रसार है। इस आत्म प्रसार में रहस्य और विश्व मंगल का भी समावेश हुआ है। आंसू की जमीन बहुत कुछ वैसी ही है जैसे कि कामायनी की है। प्रसाद इसे कामायनी के एक सर्ग के रूप में रखना चाहते थे, किंतु बाद में इसे रखा नहीं गया। आगे कहते हैं आंसू मानवीय विरह काव्य है। ठीक है, आंसू को क्या कहा है? बच्चन सिंह ने मानवीय विरह काव्य बताया है। इसमें प्रिय की सुंदर देह यष्टि का आकर्षण है, आलिंगन परिरंभन की मधुर स्मृतियां हैं, प्रेम जन्य पीड़ा है, दुख अनुभव है, पर यह सभी यूटोपिया है, मानसिक है और स्वप्न जन्य है। मैंने कल ही आंसू नामक जो रचना है उसको पढ़ाया था, है ना, तो इसीलिए ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैंने दोबारा तो नहीं पढ़ दिया। आगे आंसू ना तो प्रबंध काव्य है और ना ही खंड काव्य है, ये बच्चन जी कहते हैं आंसू को लेकर के। आगे छायावादी काव्य में सामान्यतः कथा तत्व की क्या है? कमी है। निराला की राम की शक्ति पूजा जो कि 1936 में प्रकाशित हुई थी। राम की शक्ति पूजा में सूक्ष्मता के अनेक स्तरों पर विचरण करने वाली अर्थ योजना हिंदी प्रदेश का संयम और पौरुष है। बंगला रामायण जितना बहिर्मुखी है, राम की शक्ति पूजा उतनी ही क्या है? अंतर्मुखी है। वैसे राम की शक्ति पूजा जो रचना है ये आप जानते हैं निराला जी की 1936 में प्रकाशित हुई थी, और इस पर किसका प्रभाव है सबसे ज़्यादा? तो बंगला रामायण का प्रभाव है, जो कि कृत्तिवास ने लिखी थी। ठीक है, बंगला रामायण किसने लिखी थी? कृत्तिवास ने। इसे कृत्तिवास रामायण भी कह देते हैं। भारतेंदु ने सर्वप्रथम भारतीय और पाश्चात्य नाट्य शैली को समन्वित किया है। एक ओर उन्होंने जातीय जीवन को देश प्रेम के साथ जोड़ा है, तो दूसरी ओर जीवन के यथार्थ चित्र भी उभारे हैं। आगे कहते हैं कि कोई आत्म केंद्रित अहंवादी और अपने भाग्य का स्वयं नियामक है, तो कोई महत्वाकांक्षाहीन वीतराग कर्म योगी अजात शत्रु पहले प्रकार का पात्र है, तो स्कंदगुप्त दूसरे प्रकार का पात्र है। स्कंदगुप्त मातृभूमि के उद्धार के लिए अकेला युद्ध करने को प्रस्तुत है, जबकि चाणक्य लौह स्तंभ की तरह अप्रणत अद्भुत आत्मविश्वासी निर्मम और कूटनीतिज्ञ है। वह सिद्धि देखता है साधन चाहे जो भी हो। मल्लिका में स्त्री की संपूर्ण गरिमा, सौंदर्य, करुणा, सरलता, स्निग्धता आदि साकार हो उठी हैं। देवसेना, कोमा, मालविका में प्रसाद की गीति महिता मूर्तित है। ध्रुव स्वामिनी नारी अधिकार की आवाज बुलंद करती है। दंडायन भारतीय आध्यात्मिकता के आलोक पुंज है। आगे कहते हैं प्रसाद बुद्धिवाद के विरोधी थे, है ना। जयशंकर प्रसाद क्या थे? बुद्धिवाद के विरोधी थे। तो मिश्र जी बुद्धिवाद के क्या थे? समर्थक थे। ठीक है, मिश्र जी बुद्धिवाद के
समर्थक थे, उन्होंने बुद्धिवाद के समर्थन में लिखा है कि मैं बुद्धिवादी क्यों हूँ। ये लक्ष्मी नारायण मिश्र की यहाँ पर बात हो रही है ना, नहीं, मैं बुद्धिवादी क्यों हूँ, हाँ शायद ये लक्ष्मी नारायण मिश्र के बारे में बात हो रही है, क्योंकि हम लास्ट तक अब पढ़ रहे हैं। उनके नाटक शिल्प, ठीक है, उनके नाटक शिल्प की दृष्टि से यथार्थवादी, कथ्य की दृष्टि से प्रतिक्रियावादी, उद्देश्य की दृष्टि से पुनरुत्थानवादी है। ठीक है, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र की बात कर रहा है। वे हिंदी के पहले आधुनिकतावादी क्या हैं, कथाकार हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र के बारे में कह रहे हैं। आगे कहते हैं कि प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों में भी सत असत की कोटियां बनी हुई हैं। जैनेन्द्र सत असत पूर्व निर्धारित कोटियों में विश्वास नहीं करते। उपन्यास वैवाहिक विडंबना पर आधारित हैं। विवाह का संबंध केवल दो व्यक्तियों से ही नहीं बल्कि पूरे समाज से है। इस विडंबना का शिकार कौन है, मृणाल है। ठीक है, इसका कौन है, मृणाल है, ये ध्यान रखना, जैनेन्द्र का है मृणाल। रीति काव्य प्रणेताओं के प्रति उन्हें वैसी नफरत नहीं थी जैसी कि कुछ लोग समझते हैं। वे उन्हें भावुक, सहृदय और निपुण कवि कहते थे। निपुण शब्द का अर्थ उन्हीं के शब्दों में रचना की बारीकी, काव्यांगों का सूक्ष्म विन्यास और हाथी दांत के टुकड़े पर महीन बेलबूटे हैं। इस कारीगरी के बावजूद वे बिहारी को परम उत्कृष्ट, देव को प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न, पद्माकर को मूर्ति विधायिनी कल्पना का सृष्टा मानते हैं। वे मतीराम की सरसता और भावों की एक कृत्रिमता की सराहना करते हैं। गणानंद को वे साक्षात रसमूर्ति कहते हैं और जवादानी का दावा रखने वाला अन्यतम कवि भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ पर ये किसके बारे में बात हो रही है, गणानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने कहा है, शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है, तो ये शुक्ल जी के जो इतिहास उन्होंने लिखा है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। आगे कहते हैं कि छायावादी काव्य की आलोचना उनकी सीमा बन जाती है। छायावादी काव्य की आलोचना उनकी क्या है, सीमा बन जाती है। तुलसीदास द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा ना तो कबीर के साथ न्याय करने देती है और ना ही छायावाद के साथ में। छायावाद शब्द का प्रयोग वे दो अर्थों में करते हैं, रहस्यवाद के अर्थ में और पद्धति विशेष के अर्थ में। ये शुक्ल जी के लिए दोनों कथन बच्चन जी ने लिखे हैं। ठीक है, आगे है, विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी की आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। वे रूढ़ियों को कभी नहीं स्वीकारते किंतु स्वस्थ परंपरा में उनका अटूट विश्वास है। दिनकर जी के लिए बच्चन जी ने कहा है कि दिनकर मुख्यतः आवेग के कवि हैं। ठीक है, आवेग के कवि कहते हैं, याद रखना। बच्चन जी के अनुसार कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिससे वे संबद्ध ना हो। राग से, द्वेष से, आस्था से, अनास्था से वे आबद्ध हैं। स्वजन परिजन के प्यार की डोर में, प्रियजन के पलकों की कोर में, तीसरी चौथी पीढ़ियों के दंतुरित शिशु सुलभ हास में ये आबद्ध कविताएं अधिक संयमित, सरस और क्या है, मर्मस्पर्शी हैं। आगे है, नागार्जुन के भाषिक मुहावरे ठेठ गांव के हैं। नागार्जुन के बारे में बात हो रही है और ये किसके बारे में बताया है, ये किसके बारे में बताया है, तो ये दिनकर जी के बारे में बताते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं कि नागार्जुन के भाषिक मुहावरे ठेठ गांव के हैं। जहाँ संस्कृत की सधी हुई पदावली मिलेगी वहाँ पर भी गवई रंग चढ़ा हुआ है। एक ही कविता में वे सफलतापूर्वक कई प्रकार की पदावलियों, छंदों, लयों का प्रयोग करते हैं। छंदोबद्ध कविताओं में मैदानी नदियों का संयमित प्रवाह है तो मुक्त छंदों में पहाड़ी नदियों की चंचलता। ये बच्चन सिंह ने कहा ही है ना। वे मुख्यतः प्रेम और प्रकृति सौंदर्य के कवि हैं। कहीं दोनों अलग हैं तो कहीं दोनों का अद्भुत रासायनिक घोल है। तो यहाँ पर हमारी ये क्लास खत्म हो चुकी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देना, हाइप कर देना। PDF आपको इसके टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। पूरा हिंदी साहित्य आपको यूट्यूब पर फ्री करवा दिया है, उसको ज़रूर देख लेना सारी क्लासेस को। और अगर आप UGC नेट की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप हमारे पेड बैच से भी जुड़ सकते हैं। फाउंडेशन बैच अभी चल रहा है। और इसके अलावा भाई हाइप, लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी है।